हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 67 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 68 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को। आपका प्रश्न है, मेटरनिक प्रणाली क्या है, यूरोप पर पड़े इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 10 नंबर का 2016 में पूछा गया। आपने उत्तर लिखा है, नेपोलियन को पराजित कर यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जिसका उद्देश्य यूरोपीय मानचित्र को 1789 से पूर्व की दशा में लाना था, अर्थात यूरोप को फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की दशा में लाना था। इसी अवस्था को मेटरनिक प्रणाली कहते हैं। यूरोप पर इसके प्रभाव को देखें तो इस व्यवस्था के अनुसार जर्मनी को 39 राज्यों का एक संघ बनाया गया तथा ऑस्ट्रिया को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांटकर वहां पर पुनः निरंकुश शासकों को सत्तारूढ़ करने में मेटरनिक प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेटरनिक, जो कि इस व्यवस्था का नेतृत्व करता था, राष्ट्रवाद, जनतंत्र व स्वतंत्रता का प्रबल विरोधी था। इसीलिए 1815 से 48 तक के यूरोप में प्रगतिशील व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रियावादी विचार उभरने लगे। वस्तुतः प्रगतिशीलता की धारा तो पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति से हुए यूरोप में तीव्र गति से बह रही थी। फलतः मानवतावाद, नागरिक अधिकार, जनतंत्र, राष्ट्रवाद जैसे विचार में मेटरनिक व्यवस्था के दौरान भी उठते रहे। आपने कुछ नहीं लिखा। देखिए, मुझे लग भी रहा था कि वास्तव में बात यह है ना कि ऐसे प्रश्नों के लिए कहीं पर आपको मटेरियल नहीं मिलता है, खासतौर पर हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए क्या होता है कि इस टॉपिक पर हम सरल प्रश्न होने के बावजूद भी उत्तर अपना नहीं गढ़ पाते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित हैं, तो हमने ये सोचा है कि हम न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बल्कि मेटरनिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आप एक पढ़ते हुए एक क्लांत और भीरू पीढ़ी के लिए मेटरनिक की व्यवस्था एक उत्तरदायी थी या मेटरनिक की व्यवस्था काफ़ी उचित थी। आप पढ़ते हो कि मेटरनिक एक युग का अंत था। आप पढ़ते हो कि मेटरनिक की जो प्रतिक्रियावादी विचार थे, उसी में उसके पतन के बीच निहित थे। ये कई सारे प्रश्न हैं। अर्थात अभी हम जब मेटरनिक को डिस्कस करेंगे तो न केवल आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि 5 से 6 प्रश्न जो बन सकते हैं और ऑलरेडी जो आए हैं, उन सभी को आप कवर कर सकते हैं। क्लियर? साथ ही आप में से कई सारे लोग जब पूछते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नोट्स कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी नोट्स इतना बेहतरीन नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक्स हैं। जैसे कि मैं जब नेपोलियन को पढ़ता हूं तो मुझे डेविड थॉमसन की यूरोप सिंस नेपोलियन पढ़नी पड़ती है। जब मुझे वर्ल्ड की सिविलाइजेशन को पढ़ना होता है तो मुझे बंस की बुक पढ़नी होती, जो कि 3 वॉल्यूम में है, ABC। मतलब इतनी मोटी है कि आप पढ़ ही नहीं सकते हो, काफ़ी टाइम लग सकता है। साथ ही आप देखोगे कि जब नॉर्मल लॉ की आप बुक पढ़ते हो, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, तो वो अलग मोटी है। तो मैं आपको इन सारी बुक्स को कंपाइल करके अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में कंप्लीट करा दूंगा। बट अभी मैं यहाँ पे आपको कवर कराता हूँ। क्लियर? आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको इतनी सारी बुक पढ़नी, क्योंकि आपको नहीं पढ़नी, मैं उनका क्रक्स दे दूंगा। जैसे अभी मैं आपको डेविड थॉमसन की बुक से मेटरनिक प्रणाली का पूरा क्रक्स आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको डेविड थॉमसन की बुक में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में मेटरनिक था कौन। देखिए, ये घटना है बेसिकली 1773 से 1859 की। 1859 तक इसका पूरा टाइम पीरियड माना जाता है। हुआ क्या था कि मेटरनिक के जो पिताजी थे, उन्होंने पश्चिमी जर्मनी में एक जागीर ली हुई थी। क्लियर? आप कहानी के रूप में जब समझेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सरल नहीं बता पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो आप फिर इसका उत्तर नहीं लिख सकते हो। तो था क्या कि मेटरनिक के पिताजी की जागीर थी, कहाँ पे? पश्चिमी जर्मनी में। क्लियर? उस जागीर पर नेपोलियन ने क्रांति के दौरान, जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो आप उसके कई सारे स्टेजेस पढ़ते हो कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो अंतिम जो चरण था, जो चतुर्थ चरण था, उसमें नेपोलियन ने क्रांति के माध्यम से उस पर अधिकार कर लिया।
क्लियर। जब उसने अधिकार कर लिया तो इस चीज़ से मेटरनिक को काफ़ी आघात पहुंचा। वो उसी समय से क्रांति को लेकर शत्रु बन बैठा, अर्थात उसके दिमाग में हो गया कि फ्रांस की जो क्रांति है वो वास्तव में काफ़ी खराब है। क्लियर। इसी दिशा में बढ़ते हुए आगे चलकर इसका विवाह ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उनकी पोती के साथ हुआ। धीरे धीरे समय दर समय 1809 का जब टाइम पीरियड आया तो ये उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर बन बैठा। और आपको पता हो कि 1809 का जो टाइम पीरियड है बेसिकली उसी समय नेपोलियन का पतन शुरू हो जाता है। क्लियर। ठीक है। फिर आप देखोगे कि नेपोलियन का जब पतन हुआ, ठीक, और यूरोप में जब नई व्यवस्था उभरी, उस व्यवस्था में ही मैटरनिक का उदय माना जाता है। समझ गए। अब आप समझ गए, जब 1809 में इसका वो हुआ ओरिजिन और इसी समय नेपोलियन का पतन हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि वास्तव में ये एक युग का शुरुआत था। ध्यान देना इस लाइन को, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन है कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में जो पुरानी व्यवस्था आई वो वास्तव में मैटरनिक युग के दौरान आई। क्लियर। इसीलिए इसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, 1815 से 1848 को मैटरनिक का युग। क्लियर। अब इस युग में क्या क्या हुआ ये अगर आप समझ गए तो इस प्रश्न का भी उत्तर दे लोगे और आगे आने वाले जो इससे संबंधित प्रश्न हैं उनका भी उत्तर आप दे लोगे। क्लियर। हुआ क्या कि जब ये 1809 में चांसलर बना तो इसके बाद इसने कई सारे नियम कानून बनाए। और जब वियना कांग्रेस जब संपन्न हुई, वियना कांग्रेस में भी इसने प्रतिनिधित्व किया था, उसके बाद इसने क्या किया, ये कहा कि आप लोगों को यूरोप में स्थितियां कैसे चलानी हैं या यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था आपको कैसी रखनी है ये हम बताएंगे। और इसने जो नियम कानून बनाए कि जर्मनी को किस तरीके से शासित होना है, किस प्रकार हंगरी को शासित होना है, किस प्रकार फ्रेंच को शासित होना है, अर्थात वहाँ पे जितने भी रूल्स थे उन सारे नियम कानूनों को या यूरोप की राजनीतिक प्रणाली का जो अगुआ बनकर जो नीति नियम बनाए उसी को मैटरनिक व्यवस्था कहा गया। क्लियर। अब मैटरनिक व्यवस्था आखिरकार इसने अपनाई क्यों? वास्तव में इसने मैटरनिक व्यवस्था इसलिए अपनाई, अर्थात मैटरनिक ने ये व्यवस्था इसलिए अपनाई, आपने पहले ही पढ़ा, ये क्या था, क्रांति का शत्रु था। अर्थात क्रांति में जो राष्ट्रवाद और जो उदारवाद के विचार उभर कर आ रहे थे ये उनका दमन करना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि वो विचार विश्व के अलग अलग या यूरोप के अलग अलग भागों में फैलें, खास तौर पर ऑस्ट्रिया में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा राज्य था जहाँ पर विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न परंपरा के या संप्रदाय के लोग रहते थे। और अगर वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जाती, अगर वहाँ पे उदारवाद की भावना बढ़ जाती तो ऑस्ट्रिया कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता, जो कि मेटरनिक नहीं चाहता था। इसीलिए इसने क्रांति के विचारों को जो रोका, इसने राष्ट्रवाद की भावना पे जो काउंटर किया, उसी कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी। समझ गए। क्रियावादी कौन हुए, क्रांति जो राष्ट्रवाद का नारा लिए हुए हैं, जो उदारवाद की भावना से पोषित हैं, उसको जो काउंटर कर रहा है उसे कौन कर रहा है, प्रतिक्रियावादी विचारधारा। और उसका अगुआ कौन है, मेटरनिक। समझ गए। इसीलिए कई बार आपको क्वेश्चन में मिलता है कि मेटरनिक की जो प्रणाली थी वो वास्तव में उदारवादी और प्रतिक्रियावादी के बीच संघर्ष का परिणाम थी। तब स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदारवादी कौन था और प्रतिक्रियावादी कौन था। अब आप समझ गए। फिर आप देखोगे कि इसने क्या कहा था, इसकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये कहता था कि शासन करो लेकिन कोई चेंजेस मत लाओ। समझ रहे। इसकी की पूरी मेटरनिक व्यवस्था, अगर आपसे इंटरव्यू के पैनल में अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं और आपसे अगर इंटरव्यू के पैनल में पूछा जाए कि मेटरनिक प्रणाली के संदर्भ में एक लाइन में आप बात बताओ, तो आप कह सकते हो कि एक लाइन में बात यह है कि इसने ये कहा था कि शासन करो और कोई चेंजेस मत लाओ, अर्थात जो पुरानी व्यवस्था है उसको वैसे ही बहाल करो। क्लियर। यानी कि इसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाया, हम कह सकते हैं कि वही मैटरनिक प्रणाली है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है कि मैटरनिक जो व्यवस्था थी इसमें था क्या, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस ये था कि यूरोप में संतुलन बनाए रखना। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा
कि सर संतुलन किस चीज़ का, क्या यूरोप तराजू पे बैठा हुआ था क्या, कि एक तरफ बांट रखे हुए थे दूसरी तरफ बिल्कुल खाली था? तो नहीं, संतुलन इस चीज़ का कि नेपोलियन ने, जब हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंतित बिल्कुल मत होइए। आपने ना तो आज तक ऐसी हिस्ट्री ऑप्शनल कभी पढ़ी होगी और ना ही कभी आप उसके बाद सुनोगे, क्लियर? क्योंकि हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे और आपको इंग्लिश मीडियम के समरूप लाकर खड़ा कर देंगे। आपको ये फील ही नहीं होने देंगे कि आपका लेवल अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी से ज़रा सा भी कम है, क्लियर? तो मैं ये बता रहा था कि इसका उद्देश्य क्या था, यूरोपीय व्यवस्था को संतुलित करना। तो यूरोप में फिर संतुलन था क्यों नहीं, उसको क्यों लग रहा था? संतुलन बिगाड़ा किसने? नेपोलियन ने। संतुलन बिगाड़ा किसने? फ्रांस की क्रांति ने। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति के पहले वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था और फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कर दी, अर्थात राजा के पद को ही समाप्त कर दिया। तो मेटरनिक को यह मानना था कि ये तो यूरोप का असंतुलन हो गया। क्यों? क्योंकि यूरोप में उस समय जितने भी कंट्री थे वहाँ पर सभी राजतंत्री प्रणाली थी और उस राजतंत्री प्रणाली को समाप्त करना एक तरीके से माना जा रहा था कि ये यूरोप में असंतुलन की स्थिति को जन्म दे रहा। समझ गए कि आप ये समझ सकते हो कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने जिस शांति को भंग किया, मेटरनिक के शब्दों में उसी को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था मेटरनिक अपनी प्रतिक्रियावादी नीति में, क्लियर? आप देखोगे कई बार जब इसकी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ोगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साहब जो क्रांति होती है ना वो एक संक्रामक रोग की तरह होती है और अगर इसे पहले ही नहीं रोका गया तो ये फिर पूरे समाज में फैल जाएगी। और इसने अपने आप को कहा कि जो राजा होता है वो वास्तव में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसने किंगशिप को प्रमोट किया, क्लियर? आप देखोगे निरंकुश शासन की बात करता है ये। अब जब राजा प्रतिनिधि होगा तो क्या कहेगा, निरंकुश शासन। और निरंकुश शासन की व्यवस्था आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले थी, यानी कि लुई 14वें और लुई 16वें के टाइम पीरियड पे थी। अब आपको लग रहा होगा लुई 16वां कौन है, लुई 15वां कौन है या लुई 14वां कौन है? तो ये फ्रेंच के राजा थे। तो हम पढ़ेंगे जब वहाँ पे पढ़ेंगे, बस हमने आपको नाम ले लिया। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार जब इसने नीतियाँ ये अपनाई, ठीक, तो इसने अपनी नीति को सफल कैसे कर पाया? तो आपको जानकर हैरानी होगी इसने क्या किया कि इसको ये पता था कि ऑस्ट्रिया में कई सारे जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, तो इसने फ्रांस से आने वाले साहित्य को या वर्ल्ड के अलग अलग देशों से आने वाले साहित्य को रोक दिया, अर्थात अपने देश में किसी भी साहित्यिक पुस्तक को आने से बाधित कर दिया और लोगों से कहा, किन लोगों से? ऑस्ट्रिया के लोगों से, कि आप ऑस्ट्रिया को छोड़कर विश्व के किसी भी देश में घूमने नहीं जाओगे। क्यों? अगर आप घूमने गए तो पता नहीं एक फ्रांस का आदमी मिल जाएगा, वो आपसे कहेगा भाई साहब आप गणतंत्र का मतलब जानते हो, आप स्वतंत्रता का मतलब जानते हो, आप बंधुता का मतलब जानते हो? और अगर वो यही 3 मंत्र लेकर वापस ऑस्ट्रिया आ गया तब तो ऑस्ट्रिया के राजा का पद ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात जैसे अमेरिका की क्रांति में आप देखोगे कि फ्रेंच की जब टुकड़ी जाती है और वो वहाँ से जब वापस आती है लफायत के नेतृत्व में, तो क्या होता है, फ्रेंच में रेवोल्यूशन हो जाती है। तो उसी रेवोल्यूशन की याद को देखते हुए मेटरनिक कहता है कि कोई भी ऑस्ट्रिया का व्यक्ति फ्रांस नहीं जाएगा, क्लियर? तो एक तो ये रोक लगा दी, पहली रोक पुस्तकों पे लगाई। तीसरी रोक इसने क्या की कि जो शिक्षक होते थे विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जो छात्र होते थे पढ़ते थे, उनकी जासूसी कराने लगा कि इनको कोई नेशनलिज्म का तो पाठ नहीं पढ़ा रहा, इनको कोई लिबरलिज्म का तो पाठ नहीं पढ़ा रहा, इनके अंदर स्वतंत्रता समानता के विचारों को कोई प्रस्फुटित तो नहीं कर रहा। अर्थात हर तरीके से उसने रोकने का प्रयास किया। इसीलिए आप देखोगे कई बार आपको प्रश्न मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि मेटरनिक की जो व्यवस्था थी वो उदारवादी विचारों को रोकने के लिए लोहे के पर्दे का इस्तेमाल किया। लोहे का पर्दे का मतलब ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई कि हर एक तरीके को रोक दिया, मतलब हर उस एक नवजात बीज को रोकने का प्रयास किया जो कि आगे चलकर वृक्ष बन सकता था। समझ गए? तो आप ये देखोगे फिर आप देखोगे कि इसने क्या किया, ये जानता था कि चलो ठीक है
कि हम अपने यहाँ तो रोक सकते हैं, ऑस्ट्रिया के हम राजा हैं, लेकिन अपने यहाँ रोकना ही केवल पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी देशों में, जर्मनी में, इटली में अगर एक क्रांतिकारी और राष्ट्रीयता के विचार उभर कर आ गए, तब तो हम बच ही नहीं पाएंगे। तो इसने क्या किया, जर्मनी से कहा कि भाई साहब आप परेशान मत हो, आप एक संघ का निर्माण करो, ठीक है। और जो भी उदारवादी विचारक या जो भी उदारवादी पर्सन उसका विरोध करता है, आप उसे मार डालो। क्लियर। और इस तरीके से उसने हर एक जर्मन्स को जो राष्ट्रीयता का पोषक था, क्योंकि जर्मनी में भी राष्ट्रीयता के विचार उभर रहे थे, उनको मरवा डाला। क्लियर। और साथ ही इटली में भी यही चीज़ कर दी। समझ रहे हो ना, ना केवल जर्मनी में किया बल्कि इटली में भी यही प्रोसेस अपनाए। और इसने एक घोषणा अपनाई। क्या घोषणा अपनाई? इन सारे प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कॉल्सवाद की घोषणा। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉल्सवाद की घोषणा ने मेटरनिख युग की प्रणाली को उस युग में सफल कराने में एक यह अहम योगदान दिया। अब आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में कॉल्सवाद की घोषणा क्या थी। क्लियर। तो कॉल्सवाद की घोषणा बेसिकली ऐसी थी कि 1818 में जब एक्सला सापेल की संधि हुई थी कांग्रेस में, तो उसके बाद क्या डिसीजन हुआ था कि जो भी क्रांतिकारी विचार हैं उनका हम दमन करेंगे। और इसी दिशा में बढ़ते हुए 1819 में मेटरनिख ने प्रसा के जो राजा थे फेडरिक विलियम, उसके साथ एक सभा बुलाई। कहाँ पे? कॉल्सवाद में। क्लियर। और कॉल्सवाद की सभा में जिन प्रतिबंधों को अपनाया गया, जिन गाइडलाइंस को अपनाया गया, उसे ही कहा गया कॉल्सवाद की घोषणा। इस घोषणा में क्या अपनाया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दो, समाचारों पर राज्य का नियंत्रण होगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं राष्ट्र के, उन पर प्रतिबंध लगा दो, उदारवाद के जो विचार हैं उनको हर तरीके से रोको। समझ गए? तो ये थी कॉल्सवाद की घोषणा। अब जब उसने ऐसा कर दिया तो वास्तव में एक तरीके से पूरे ऑस्ट्रिया, पूरे जर्मनी और पूरे इटली को प्रतिक्रियावादी विचारों ने एक लोहे के पर्दे में घेर कर रख लिया। क्लियर। लेकिन आप जानते हो कि ये बात तो ठीक है कि 1815 से 1828 का जो टाइम पीरियड था, ये इसकी सफलता का टाइम पीरियड था, अर्थात ये अपने उच्च स्तर पे था। इसीलिए कई सारे लोग क्या कहते हैं कि एक भीरू व क्लांत पीढ़ी के लिए मेटरनिख की जो व्यवस्था है वो एक उपयुक्त व्यवस्था है। या कई बार आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि एक क्लांत और भीरू पीढ़ी के लिए मेटरनिख एक उपयुक्त व्यक्ति है। क्लियर। अब कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर क्लांत का क्या मतलब और भीरू का क्या मतलब, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप शब्दों को नहीं समझ पाए तो आप यकीन मानिए आप आता हुआ प्रश्न भी उसका उत्तर नहीं गढ़ पाएंगे। और उस समय इतनी समझ तो होती नहीं कि हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करके समझ जाएं। कुछ एक अपवाद वर्ड को आप समझ सकते हो, बट इतनी क्लिष्ट हिंदी को आप नहीं समझ सकते हो। क्लांत का क्या मतलब होता है? क्लांत का मतलब होता है शिथिल, अर्थात शिथिल का मतलब क्या? आलसी। यानी कि चलने दो, क्या करना, जैसा चल रहा है चलने दो, यानी कि प्रोएक्टिव ना होना। एक होता है ना एक्टिव, एक्टिव पर नहीं होना, बिल्कुल शिथिल है, जैसा चल रहा है चल रहा है। कोई खाना खा रहा है तो खाए, नहीं खा रहा ना खाए, पढ़ रहा है तो पढ़े, नहीं पढ़ रहा तो ना पढ़े। समझ गए? बिल्कुल मक्कार टाइप का। तो ये हो गया क्लांत। भीरू का क्या मतलब? डरपोक, अर्थात उसको डर भी है। डर किस चीज़ का? कि अगर हमने ये व्यवस्था नहीं अपनाई तो राष्ट्रवादी विचार आ जाएंगे, उदारवादी विचार आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए मेटरनिख एक उपयुक्त व्यक्ति था। क्लियर। इसलिए एक लेखक ने ये बात कही, अर्थात हिस्टोरियन ने एक बात कही। अब अगर आपको एक प्रश्न आ जाए कि एक क्लांत व भीरू पीढ़ी के लिए मेटरनिख एक उपयुक्त व्यक्ति था, तो आप उत्तर लिख सकते हो ना कि किस प्रकार 1815 से 1828 तक की मेटरनिख की व्यवस्था एक उच्चतम काल थी जिसमें उसने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई, और कैसे कॉल्सवाद की घोषणा के तहत जर्मनी संघ और इटली को एक तरीके से राष्ट्रवाद उदारवाद की भावना से मुक्त किया। आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। चलिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन का हम आंसर करा दिए। क्लियर। हमने कॉल्सवाद का भी बता दिया, मेटरनिख का भी बता दिया और ये भी बता दिया। अब जब हमने इतना सब देख लिया, हमने ये तो उसकी अच्छाइयाँ देख ली ना, अब हम इसकी विवेचना करेंगे। क्या पूछा है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या लिखेंगे जो कि आपके पक्ष में नहीं लिखा है, यानी सॉरी आपके प्रश्न में नहीं लिखा है। तो मूल्यांकन में हम ये लिखेंगे, ना तो वो राष्ट्रवाद की भावना को रोक पाया, ना उदारवाद की भावना को रोक पाया और ना ही प्रजातंत्र की। क्यों? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार रोक क्यों नहीं पाया।
रोक इसलिए नहीं पाया क्योंकि आप भी जानते हो कि उस समय का जो टाइम पीरियड था वो किस चीज़ का था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्थात औद्योगिकरण का। और औद्योगिकरण जब होता है तो सोशल चेंजेस आते हैं, और सोशल चेंजेस तब आते हैं जब खास तौर पर वहाँ का पूंजीपति वर्ग अर्थात जब बुर्जुआ वर्ग समृद्ध हो जाएगा और उसको लगेगा कि ये जो मैटरनिक है ये बिल्कुल शिथिल है, अर्थात इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पुरानी है, रूढ़िवादी है। जबकि ज़रूरत क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्थात अपने माल को विश्व के अलग अलग बाज़ारों में बेचना। और आपने अभी क्या पढ़ा कि मेटरनिक ने क्या कहा था कि ऑस्ट्रिया का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। तो सोचो व्यापारी खुश होगा कि दुखी होगा? व्यापारी कहेगा कि तुम जो नियम बनाए वो अपने पास रखो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम विरोध कर रहे हैं। तो व्यापारियों ने इसका विरोध किया। अब आप देखिए कि व्यापारियों का जो काम होता है, व्यापारियों पे जो निर्भरता होती है वो किसकी होती है? श्रमिकों की। अर्थात जब इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही नहीं प्रमोट किया मेटरनिक ने, और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण समय की नज़ाकत थी, तो आप बताइए जो श्रमिक वर्ग जिनकी रोजी रोटी औद्योगिकरण पे निर्भर थी वो भी तो असंतुष्ट होंगे। इसीलिए उन्होंने भी विरोध कर दिया। समझना, पूंजीवाद के लोगों ने किया सो किया, श्रमिकों ने भी विरोध कर दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि श्रमिकों ने जो विरोध किया वो वास्तव में मेटरनिक प्रणाली के लोहे के पर्दे पर छेद करने के समान था। समझ गए अब कि लोहे के पर्दे पर छेद करने का मतलब क्या है? कि श्रमिकों ने जो विरोध किया, श्रमिकों के अनुकूल ये पॉलिसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब आप समझ गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहा। फिर आप देखोगे कि जब आप किसी चीज़ को ब्लैक कर देते हो, जैसे आप हमेशा सुनते होगे कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, चरस, गांजा, हेरोइन, अफीम, ये सारी चीज़ें, तो क्या हमने प्रतिबंधित करने के बावजूद भी देश में रोक पाए? नहीं रोक पाए। कैसे आती हैं? चोरी छिपे। तो उसी तरीके से उस समय ऑस्ट्रिया में चोरी छिपे साहित्य भी आने लगा। और जब साहित्य आने लगा तो जो प्रस्फुटन था, जो बीजारोपण था, वो जो हवा थी, जो लहर थी, वो ऑस्ट्रिया के लोगों के मन मस्तिष्क कर गई। लोगों के लगा अरे फ्रांस में ये भी चल रहा है, अरे इस देश में ये भी चीज़ है, ये आइडियोलॉजी है, यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब ये है, अमेरिका इस तरह से आज़ाद हो गया। इन सारी चीज़ों ने इनको आज़ादी की ओर उन्मुख किया। और आप देखोगे कि 1829 तक आते आते यूनान आज़ाद हो गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा आघात लगा 1830 में वो था कि हालैंड से जब बेल्जियम स्वतंत्र हो गया। इन दो चीज़ों ने वास्तव में मेटरनिक की पूरी की प्रणाली को धराशायी कर दिया। इसी से कहा जाता है कि ये दो जो आज़ादी हुई ना, इन्होंने वास्तव में मेटरनिक प्रणाली को पतन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनान व बेल्जियम की जो आज़ादी थी वो वास्तव में मेटरनिक युग की प्रणाली के पतन का एक प्रमुख कारण था। तो आप बता सकते हैं ये तो कारण था ही, अन्य कारण और थे। कौन से? औद्योगिक क्रांति जैसे थी। आप बता सकते हो कि कौन सी? बताइए। सामाजिक परिवर्तन थे, श्रमिकों की मांग थी, या उस समय विद्यार्थियों की आकांक्षा थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उदारवाद की भावना थी। कई सारे आप पॉइंट बता सकते हो, फिर मूल्यांकन कर सकते हो। क्लियर? तो आपने ये देखा। साथ ही आपको पता हो कि जर्मनी में, जहाँ ऑस्ट्रिया में हंगरी और बोहेमिया, वहाँ की जो जनजातियाँ थीं उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि कोविड-19 की कोवैक्सीन की जो थोड़ी सी डोज थी ना, वो अपना असर दिखाने लगी, इसलिए कोरोना के केसेस में कमी आने लगी। समझ गए? कहने का क्या मतलब कि जो मेटरनिक की जो व्यवस्था थी प्रतिक्रियावादी, उसमें कमी आने लगी और राष्ट्रवाद प्रमोट होने लगा। समझ गए? फिर आप देखोगे कि जो इस पर अंतिम कील साबित हुई वो कौन सी थी? 1848 की फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1848 में आपको पता हो कि फिर से फ्रांस में क्रांति होती है और फिर से स्वतंत्रता, समानता और गणतंत्र के विचार को अपनाया जाता है। इसमें क्या हुआ कि इस क्रांति के प्रभाव में ऑस्ट्रिया के छात्र आ गए, ऑस्ट्रिया के श्रमिक आ गए, ऑस्ट्रिया के पत्रकार आ गए, और उन्होंने पूरी तरह से सड़कों को घेर लिया। और राजा इतना डर गया कि वो वहाँ से भागकर, अर्थात वियना को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। समझ, उसको लगा कि अब तो हम मार ही दिए जाएंगे। और जब वो छोड़कर भाग गया तो आप सोचिए फिर कौन बचेगा? फिर तो वही बचेगा ना जिसको जनता चुनकर अपॉइंट करेगी। अर्थात इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिशीलता की जो बयार थी, प्रगतिशीलता की जो युगवाहक जो अब लौ थी, उसको एक लंबे समय तक मेटरनिक रोक नहीं पाया। इसीलिए हम कहते हैं
कि वास्तव में मेटरनिक का युग जो था वो एक युग का अंत नहीं था, बल्कि प्रतिक्रियावादी विचारों का अंत था। क्लियर? या फिर आप कह सकते हो कि मेटरनिक का जो पतन था, जो युग था, वो वास्तव में प्रतिक्रियावादी विचारों के पतन को अवश्यंभावी बना दिया। क्लियर? तो आप ऐसे इस तरीके से न केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, बल्कि 5 से 6 मेटरनिक से प्रणाली संबंधित प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो। साथ ही अब आपको दुनिया की किसी भी किताब में मेटरनिक के संदर्भ में एक भी लाइन नहीं पढ़नी है। इससे बार ना तो क्वेश्चन भूत में आया है और ना ही भविष्य में कभी आएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको काफ़ी डिटेल में हमने मेटरनिक पढ़ा दिया। हालांकि जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, सीरीज शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो वहाँ और डेप्थ में पढ़ाएंगे। क्लियर? अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।